नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मार्केट हो चुके हैं क्लोज और ये हफ्ते का आखिरी दिन था, तो मार्केट का पूरा अपडेट आपको देंगे, साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी 7,200 करोड़ रुपए की सौगात। 4 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। आरजेडी कांग्रेस के साथ लालू यादव पर भी साधा निशाना। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। ट्रायल पर रोक लगाने की मांग खारिज। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल गिरफ्तार। रायपुर में ईडी ने सर्च ऑपरेशन के बाद की गिरफ्तारी। सोमवार से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 8 नए बिल पेश करेगी सरकार। ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दिखा दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। बैंकिंग, पीएससी, फार्मा शेयरों में भी दबाव। मेटल इंडेक्स हल्की बढ़त पर हुआ बंद। रेयर अर्थ के मुद्दे पर आज पीएमओ में अहम बैठक। भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर होगा विचार। वैकल्पिक सप्लाई चेन पर चर्चा संभव। मोदी सरकार का भारत को ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना पड़ सकता है खटाई में। इंडस्ट्री बॉडी आईसीईए ने सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा, जानबूझकर सप्लाई चेन को धीमा कर रहा है चीन। सरकार दखल दे और चीन से करे बात। आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर मोतिहारी पहुंचे हुए थे। आज पीएम मोदी ने पहले मेगा रोड शो किया। इस रोड शो में पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके अलावा 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोतिहारी में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गयाजी में बनेंगे और पुणे की तरह पटना होगा। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गयाजी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। पीएम मोदी ने मोतिहारी में बिना नाम लिए लालू यादव पर निशाना साधा। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। पीएम मोदी ने बिहार में अपराध को लेकर आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में बुरा हाल था, लोग घर का रंग कराने तक से डरते थे।
आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से 4 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, बापूधाम, मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल, भागलपुर से गोमती नगर और दरभंगा से गोमती नगर तक चलेंगी। कैसी है अमृत भारत ट्रेन, इसका जायजा लिया संवाददाता दीपाली नंदा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात दी है। इस वक्त मैं उसी अमृत भारत ट्रेन में मौजूद हूं पटना जंक्शन पर और आप देख सकते हैं को जो फीचर्स हैं सबसे पहले वो आपको दिखाऊंगी। यहां पर आप देखेंगे डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आप कौन से स्टेशन पर हैं और अगला स्टेशन कौन सा है। साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी कैमराज को इंस्टॉल किया गया है। हर एक कोच में 4 से 6 इस तरह के सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। अब नजर डालते हैं कि इन ट्रेनों में जो सिटिंग की व्यवस्था है वो किस तरह से दूसरी साधारण ट्रेनों से अलग है। आप देखेंगे यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन बेहद अट्रैक्टिव है। ऑरेंज एंड ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जो सिटिंग है वो कुशन्ड सिटिंग है। इसके अलावा थोड़ा आगे लेकर चलूँ आपको तो आप छत पर देखेंगे पंखे लगाए गए हैं। चूंकि इसे वंदे भारत ट्रेन का नॉन एसी वर्जन कहा जाता है, इसमें एयर कंडीशन नहीं है और आप देख सकते हैं ये पंखे। और दूसरे फीचर्स की बात करें, सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के स्विच मिल जाएंगे जिसमें आप अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी सिलिकॉन का बनाया गया है। इस तरह के हैंडल्स हैं जहाँ पर आप अपना लगेज को प्लेस कर सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ पर अलार्म की व्यवस्था की गई है। तो कई सारे जो लेटेस्ट फीचर्स है उससे लैस ये अमृत भारत ट्रेन है। और आखिर में आपको बता देती हूँ कि अगर आप दिल्ली से पटना या राजेंद्र नगर टर्मिनल तक आते हैं तो आपको इस तरह के जो स्लीपर क्लास कोचेज है अमृत भारत में उसमें किराया सिर्फ 560 रुपये देना होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह के साथ दीपाली नंदा, राजेंद्र नगर टर्मिनल। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई में पेशी से छूट देते हुए लालू यादव को थोड़ी राहत जरूर दे दी है। निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए लालू यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लालू यादव ने रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले लालू यादव इस मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में आज सुबह से ही चैतन्य बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत तेज हो गई है। रायपुर में विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की। भूपेश बघेल का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले। हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। अगले हफ्ते सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। इस सत्र में सरकार की शिपिंग सेक्टर से जुड़े 3 अहम बिल पास कराने की तैयारी है। साथ ही इनकम टैक्स में बदलाव के लिए टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल भी एजेंडे में शामिल किया गया है। इस बीच विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पूरी खबर के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, मॉनसून सत्र के लिए सरकार का क्या एजेंडा है और कौन कौन से अहम बिल पेश होने वाले हैं?
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाला है। 12 से 18 अगस्त के बीच में छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ये संसद का मानसून सत्र कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार इस सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जिसको इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी, और कई सारे महत्वपूर्ण बिल जो अब तक अटके पड़े हैं उसको भी पारित कराने की कोशिश करेगी। जो महत्वपूर्ण बिल है उसमें से एक है इनकम टैक्स के नियमों को आसान करने वाला टैक्स अमेंडमेंट बिल, जिसमें रिफंड और टीडीएस के नियमों को काफ़ी ज़्यादा आसान किया जाएगा। इनकम टैक्स पेयर के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, तो वो बिल महत्वपूर्ण है। सेलेक्ट कमेटी के पास गया था बिल, सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर लिया है, पहले दिन इसे रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और इसी सत्र में सरकार इसको पारित करना चाहेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है कह सकते हैं बिल के लिहाज से, वह है शिपिंग सेक्टर। यहाँ पे मर्चेंट शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट बिल और साथ ही साथ कोस्टल शिपिंग बिल, इसको सरकार पारित करना चाहेगी। ये दरअसल जितने भी पोर्ट हैं, भारतीय फ्लैग वाले शिप हैं, कोस्टल एरिया हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये तीनों बिल काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और पोर्ट सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी बढ़े पूरी दुनिया भर में, इसके लिए तीनों बिल का पारित किया जाना ज़रूरी है। तो शिपिंग सेक्टर के लिए इस मानसून सत्र में काफ़ी कुछ हलचल देखने को मिलेगी। तो ये सारे बिल हैं जो सरकार ने लिस्ट कराया है पारित कराने के लिए। ये लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन बिल को पारित कराना, क्योंकि विपक्ष ने अभी से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रखी है। विपक्ष खासतौर से 2 मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करने की तैयारी में है। एक मुद्दा है वो है आपको ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में आखिर कैसे यूएस की दखलंदाजी हुई, हम पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा पाए, हमें कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, वह है बिहार। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, उसको क्यों किया जा रहा है, कैसे उसको लागू किया जाएगा, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। तो मुझे लगता है कि संसद का मानसून सत्र जो सोमवार से शुरू होने वाला है, शुरू के कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार हो सकता है। जी शुक्रिया। अब बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में काफ़ी दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 502 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 143 पॉइंट फिसला। बैंक निफ्टी में भी 546 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान बैंकिंग, पीएसई, फार्मा शेयरों में दबाव दिखा, जबकि मेटल इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी 25,000 के नीचे फिसल गया। ऐसे में बाजार में डर बढ़ा है और तेजी का इंतजार लंबा हो गया है। तो आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा होगी। बाजार में रेड अलर्ट शाम 7:57 पर। आज बाजार की नजर आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर भी रहेगी। कैसे रह सकते हैं आरआईएल के नतीजे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। रिलायंस इंडस्ट्रीज का फर्स्ट क्वार्टर का नंबर सिक्वेंशियल बेसिस पे अच्छा रहना चाहिए। रिजल्ट्स इंप्रूविंग है। रेवेन्यूज की बात करें तो 2,40,000 करोड़ के पार आपको टॉप लाइन जाते हुए नजर पड़ेगी। मुनाफा लगभग 19,500 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमानित है, जो कि 2% की ग्रोथ रहेगी। और एबिटा मार्जिन्स में भी आपको स्थिरता आती हुई नजर पड़ेगी। सबसे बढ़िया बात हुई है क्वार्टर में और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ है, वो है जीआरएम्स। सिंगापुर के जो बेंचमार्क जीआरएम्स हैं वो 7 ईयर के हाई पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नतीजों को बेनिफिट देंगे। और अगर हम बात करें टेलीकॉम सेगमेंट की, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ग्रोथ पिलर क्वार्टर का आता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम O2C कारोबार की बात करें तो पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि शटडाउन्स थे, मेंटेनेंस था, जिसके कारण रिजल्ट्स पे अच्छा देखा गया था। तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में भी थोड़ा स्पिल ओवर रहेगा, लेकिन क्लियरली O2C सेगमेंट का आउट परफॉर्मेंस और डीजल क्रैक के जो इंप्रूवमेंट है, इस पर नज़रें बनी रहेंगी। जियो और इसका प्रीव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। टेलीकॉम बिजनेस में अगर हम देखें तो सिक्वेंशियल 3% की सेल्स ग्रोथ और लगभग 4% का एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट एबिटा जियो के लिए 16,500 करोड़ के पार होता हुआ नजर पड़ेगा और एबिटा मार्जिन्स में भी आपको एक आधे % का इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर पड़ेगा। आरपू जो सबसे अहम फिगर है जीआरएम्स के बाद, वो 206 रुपये पर सब्सक्राइबर एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछले क्वार्टर 203 रुपये 30 पैसे था। तो यहाँ एक अच्छा बम्पअप देखने को मिलेगा। हालांकि जो आने वाले क्वार्टर्स में टैरिफ हाइक है, किस तरीके से जियो फाइबर को और बढ़ावा दिया जाएगा, ये सारे जो मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन ओवरऑल रिटेल और जो ऑयल सेगमेंट है ये स्टेबल रहेगा। रिफाइनिंग पेटकेम मजबूत रहेगा और इसके साथ अगर हम न्यू एनर्जी की बात करें तो इसका आउटलुक काफ़ी अहम माना जाएगा रिजल्ट्स के अलावा। भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टारगेट खतरे में पड़ सकता है। चीन की पाबंदियों पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने खतरे की घंटी बजा दी है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता अब क्या निकल कर आई है?
भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 2030 तक भारत ने $500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग भी काफी तेजी से भारत में बढ़ रही है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो जो एप्पल है उसने भारत से करीबन $20 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। भारत ने 2026 तक $32 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस बीच चीन ने इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी अड़चन बनाने की शुरुआत कर दी है। चीन ने सबसे पहले रेयर अर्थ मेटल के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई, उसके बाद कैपिटल मशीनरी के ऊपर भी चीन ने रोक लगा दी। इतना ही नहीं, चीन में जितने भी कंपनियां भारत में चीन की तरफ से कैपिटल मशीनरी बना रही थी उनको भी वाइंड अप करने के लिए चीन ने कहा है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि चीन ने फॉक्सकॉन में लगे हुए करीबन 300 से ज्यादा अपने वर्कर्स और इंजीनियर्स को वापस बुला लिया। तो इसको लेकर के जो इंडस्ट्री है उसने काफी चिंता जताई है। जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेल्युलर एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो भारत का जो लक्ष्य है वो प्रभावित हो सकता है। तो इंडस्ट्री ने सरकार से गुहार लगाई है कि आप इस पूरे मामले में दखल दीजिए और चीन से बातचीत कीजिए और पूरा मामला सुलझाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो अगर हमें जापान और कोरिया से अगर मशीनरी मंगानी पड़ेगी तो भारत इस पूरे मामले में अनकम्पिटिटिव हो जाएगा। तो इंडस्ट्री ने अब सरकार से गुहार लगाई है। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या करती है। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रेयर अर्थ के मुद्दे पर आज पीएमओ में एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन पर विचार होगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, रेयर अर्थ को लेकर तमाम इंडस्ट्रीज़ में चिंता है, ख़ास तौर पे ऑटोमोबाइल, और इस अहम बैठक में अब क्या बातचीत होनी है, क्या एजेंडा पे रहेगा? जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। खासतौर पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पे हो रही है और साथ ही जो इस वक्त भारत एक इंसेंटिव स्कीम पर भी काम कर रही है करीब 1345 करोड़ की, जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट की एंड टू एंड प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। अभी उसके जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट हो रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन साथ ही जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है वो लार्जर स्ट्रैटेजी क्या हो भारत की, सिर्फ इंसेंटिव स्कीम नहीं, लेकिन उसके साथ ही कई सारे और स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं। कौन से हम ऑल्टरनेट सप्लाई चेन को डेवलप करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में हम किस तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन कर रहे हैं, साथ ही हम माइनिंग और एक्सप्लोरेशन में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चर्चा का हिस्सा होगी। लेकिन चूंकि ये जो इंसेंटिव स्कीम है ये अभी इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पे हो, अलग अलग मंत्रालयों से कमेंट लिया गया है, तो वो जो कमेंट्स आए हैं उस पर भी चर्चा होगी। और अगर आज की बैठक में अगर पीएमओ की इस पर मुहर लग जाती है तो इस इंसेंटिव स्कीम के आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बहुत साफ हो जाएगा। लेकिन साथ ही चूंकि अभी पिछले कुछ महीनों में, अप्रैल के बाद से अब तक भारत के किसी भी एप्लीकेशन को चाइना ने मंजूरी नहीं दी है, और जो ऑटो सेक्टर के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अधिक से अधिक 1-2 महीने तक उनकी कंफर्टेबल स्थिति है, उसके बाद जो स्ट्रेस है वो शुरू हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन कुल मिला के इंसेंटिव स्कीम एक चर्चा है, लेकिन भारत की लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो ये मुख्य मुद्दा रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ समाचार और अब कुछ और खबरें। अगर आपके पास छोटा आइडिया हो और शुरुआती दौर में किसी की आर्थिक सहायता मिल जाए तो उसे बड़ी कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। गुजरात के अहमदाबाद में आई हब ऐसे ही स्टार्टअप्स को नए पंख दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यह है अहमदाबाद का आई हब, जहां आई से मतलब है इनोवेशन। गुजरात सरकार ने देश में सबसे पहले 2017 में स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की थी और 2019 में सिर्फ 50 स्टार्टअप के जरिए ये विशाल आई हब शुरू किया। आज 5 साल बाद यहाँ 620 स्टार्टअप तैयार हो चुके हैं और उनकी वैल्यूएशन 3,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी की हो गई है। हर साल बेहतरीन आइडिया के साथ यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। आइडिया पसंद आया तो गुजरात सरकार फौरन 2.5 लाख रुपए का शुरुआती फंड और बाद में लगातार मदद करती है। यहाँ स्टार्टअप के लिए ऑफिस, फंडिंग, लैब और हर ज़रूरत पूरी की जाती है। यहाँ से शुरुआत करके आज कई बच्चे करोड़ों की कंपनियाँ खड़ी कर चुके हैं। हम वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गया, कैफ़ेज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, इन सबको। हमारी शुरुआत हुई थी 2019 से, वहाँ जहाँ पे हमारे बस कुछ ही क्लाइंट्स थे, 1 लाख से भी कम का रेवेन्यू था। और आज 2025 में हमारा रेवेन्यू 3 करोड़ तक पहुँच गया है। हम अभी सूरत और अहमदाबाद में बेस्ड है, पर हम एक्सपैंड करेंगे दूसरे सिटीज़ में भी जाके। और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत
इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है और आगे के 3 साल में हमें 100 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना है। गुजरात सरकार ने अब तक 500 करोड़ रुपए का फंड आई हब को दिया है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सिक्किम जैसे राज्यों में स्टार्टअप कैसे शुरू करें, कहां से फंड जुटाएं, निवेशकों को कैसे जोड़ें, इन सब मुद्दों पर आई हब मदद करता है। दूसरे जो स्टेट है जैसे कि छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, आसाम है, सिक्किम है, तो ये सारे स्टेट को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट द SSIP पॉलिसी, और उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनका कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। माननीय अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी सर, उन्हें जो स्टार्टअप इंडिया का कैंपेन चलाया है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके ये सारे स्टेट को भी हम हैंड होल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। अभी अमेरिका में 750, चीन में 380 और भारत में 100 यूनिकॉर्न हैं जो पहले स्टार्टअप हुआ करते थे। भारत में अभी क्षेत्र में बहुत कुछ और करना और होना बाकी है। अकेले इनोवेशन हब के प्रयास से काम नहीं चलेगा, लेकिन हर राज्य स्टार्टअप को इसी तरह प्रोत्साहित करेंगे, तब जाकर कोई यूनिकॉर्न बनकर बाहर उभर सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अगर आप भी स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए डॉग फीडर्स को जमकर फटकार लगाई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या क्यों करना पड़ा है और क्या कहा है उन्होंने, इसी पर होगी आज विस्तार से चर्चा कंज्यूमर अड्डा में। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पर स्ट्रीट डॉग्स को खाना अब घर में खिलाना।